हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, नोट्स आपके सामने हैं, लिखने में टाइम मत बर्बाद करना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट्स निकलवाओ और रिवीजन करने बैठ जाओ। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में हम सबसे पहली चीज जो डिस्कस करते हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही ये चीज होता है कि हम उसे बाहरी तौर पे एग्जामिन करते हैं। और बाहरी तौर पे हम किसी चीज को कैसे एग्जामिन करते हैं, ठीक है। मैं अगर किसी को पर्सन को देख रहा हूँ तो मैं उसको देखूंगा और कैसे कैसे उसको एग्जामिन करूंगा, यार ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबी हाइट की है इसकी, ठीक है, इसका लंबी हाइट है। और फिर ये कैसा है, इसका मतलब चेहरा कैसा है, ठीक है, शेप कैसी है चेहरे की। तो वो सब पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं जब हम किसी को बाहरी तौर पे एग्जामिन कर रहे होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एल्कीन्स को एग्जामिन कर रहे हैं, तो हम एल्कीन्स को बाहरी तौर पे एग्जामिन करेंगे। अब एल्कीन्स के केस में हम सबसे पहली चीज क्या देखने वाले हैं, दैट इज द फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। तो देखना ध्यान से बच्चा, एल्कीन्स की फैमिली के पहले तीन मेंबर यानी कि इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों आपके कलरलेस गैसेस की फॉर्म में हमें जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कलरलेस गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो 5 कार्बन से लेके 15 कार्बन वाले तक एल्कीन्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उनसे जो ऊपर होते हैं, उनके जो हायर वंस होते हैं 15 से ऊपर वाले, वो क्या रहेंगे, आपके सॉलिड्स रहेंगे। भैया स्मेल की बात करें, तो स्मेल की बात ऐसी है कि जो आपका इथीन है वो बड़ी सी एक प्लेजेंट सी स्मेल देता है, लेकिन इथीन के अलावा बाकी सभी के सभी जो एल्कीन्स हैं उनकी कैसी रहती है, एक ओडरलेस गैस की फॉर्म में हमको आती है, मतलब उनकी कोई ओडर नहीं होती, ठीक है, दे आर ओडरलेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जी, जैसे हमारे एल्केन्स थे नॉन पोलर, एल्कीन्स भी उसी तरीके से नॉन पोलर होंगे। हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। यानी कि जो मेरा कोई भी एल्कीन होगा वो बीइंग अ नॉन पोलर सोल्यूट, वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलना पसंद करेगा। तो बेंजीन, CCl4 जैसे सॉल्वेंट्स में वो आसानी से घुल जाता है, जबकि वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है उसमें वो नहीं घुलता, ठीक है। चलिए उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। तो जैसे आप एल्केन्स के केस में पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पर भी होगा। डेंसिटीज जो होती हैं एल्कीन्स की, दे इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू आती है बच्चा। वो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी, 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, आपकी डेंसिटी की लिमिटिंग वैल्यू रहेगी यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट्स यार यहाँ पर बड़े जरूरी है। देखो एल्कीन्स जो होते हैं ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, एल्केन्स की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसी एल्कीन की, ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ किसी एल्कीन की, तो उसके अंदर बच्चा पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, ठीक है, उसके अंदर पाई बॉन्ड्स होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है, ये पोलराइजेबल बहुत जल्दी बनते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से पोलराइज कर जाते हैं, ठीक है, पोलराइजेबल होते हैं ये। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं, वो बहुत ही तगड़ी हो जाती हैं, ठीक है, बड़ी ही मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है स्ट्रांग हो गई है तो अब उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, उस कन्वर्जन में हमको ज्यादा एनर्जी देनी होगी मेल्टिंग करते टाइम। तो वो क्या है, आपका पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। किसका, एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एल्केन से, ठीक है। यहाँ पर ये थ्योरी मैंने सारी वो लिख रखी है, आप आराम से शांति से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जब आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब भैया सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, इनके अंदर क्या सिस्टम रहेगा। तो याद रखना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ट्रांस का ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक सिस आइसोमर बनाया है और एक ट्रांस आइसोमर बनाया है ब्यूट टू इन का। तो सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट है 134.1 केल्विन और ट्रांस का कितना है 167.4 केल्विन। तो यहाँ पर ट्रांस जो है उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तब सिस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हमारे, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट बच्चा हम सिस के केस में देखेंगे, ट्रांस के केस में देखेंगे, दोनों केसेस में देखेंगे, और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के ऊपर बराबर बातचीत करते चलेंगे। पहले हम ट्रांस की बात कर लेते हैं। आपके सामने मैंने एक ट्रांस एल्कीन रखा है, दैट इज द ब्यूटोइन, ये ट्रांस वाला है उसका, ठीक है, दोनों ही क्या है, ट्रांस, सॉरी ये वाला क्या है, ट्रांस ब्यूटोइन, और ये क्या है, ट्रांस पेंटोइन। ये देखो, ये है आपका एक सिमेट्रिकल एल्कीन, और ये जो पेंट वाला है, 5 कार्बन वाला, ये है आपका क्या, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पर पहले हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं। भाई जितना इस CH3 से डायपोल मोमेंट आ रहा है, क्या उतना ही डायपोल मोमेंट इस CH3 से नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अब जब वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो मॉलिक्यूल पे नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया, जीरो। ठीक है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो जीरो आ जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन देखने को मिल रहा है। क्या अब ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये वाला डाइपोल मोमेंट, इनका वैल्यू जो होगा, इनका इफेक्ट जो होगा, क्या वो सिमिलर रहेगा? नहीं रहेगा। बेशक डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन इफेक्ट सिमिलर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारा नेट जीरो तो नहीं आने वाला। क्या आएगा, नेट हमारा जीरो से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेट आएगा ट्रांसपेरेंट टू इन में, ये हमारा क्या रहेगा, जीरो से ज्यादा वैल्यू रहेगी इसकी। सिस की बात कर लेते हैं। तो सिस में तो भैया कभी भी आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, सिस में तो कभी ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होने के लिए आपके दोनों एक्शन वाले डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिशाओं में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं होता। तो ये सिमेट्रिकल का केस है सिस ब्यूट टू इन का। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आता है आपका कितना, 0.25। ठीक है, कितना आएगा, 0.25। और अनसिमेट्रिकल के केस में भी ये वैल्यू जो होगी जीरो से ज्यादा रहेगी। इट कैन नॉट एंड नेवर बी इक्वल टू जीरो। फिर आता है भैया आपका एक अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्कीन, बेस्ट एग्जांपल इसकी प्रोपीन है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसकी प्रोपीन है। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे, काउंटर करने के लिए कोई दूसरा कार्बन यहाँ पर नहीं है, दूसरा कोई CH3 यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्कीन का। और यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा दैट इज 0.35। क्लियर है भाई? लास्ट प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का जी ध्यान से समझना कि बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल सा ट्रेंड होता है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर चेन के अंदर ब्रांचिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रांचिंग धीरे धीरे करके घटता जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, कि कितनी ब्रांचिंग हुई है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चा, ध्यान से समझना। आपकी जब चेन स्ट्रेट होती है तो वो ज्यादा सरफेस एरिया लेती, ठीक है, बड़ी चेन, सीधी चेन, स्ट्रेट चेन क्या लेगी, सरफेस एरिया ज्यादा लेगी, जिसकी वजह से वांडरवॉल्स फोर्सेस जो है वो बढ़िया हो जाती हैं। ठीक है, वांडरवॉल्स फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका बढ़ना हमारे पास लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ गई तो अब उसे बॉयल करने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आपकी चेन बड़ी होती गई, स्ट्रेट होती गई, ठीक है, सीधी चेन, वो सरफेस एरिया ज्यादा लेगी। सरफेस एरिया ज्यादा लिया तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांचिंग कर दूं तो क्या होगा बच्चा, ब्रांचिंग करने की वजह से सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा। अब सरफेस एरिया छोटा हो गया तो वंडरवॉल फोर्सेस भी छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस वीक हो जाएंगी। अब अगर फोर्सेस वीक हो गई हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की घट जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ऊपर वही चीज लिखी है, आप एक बार उसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि जितनी बड़ी आपकी कार्बन चेन होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा स्ट्रेट चेन में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नोट पॉइंट है दैट इज अबाउट द सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। अच्छा बच्चा, ये मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की है, यहाँ पर सिस एल्केन नहीं सिस एल्कीन आना है, तो जब आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा पेन से। ठीक है, सिस एल्कीन है ये। अब देखो,
मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जब हमारा होगा तो क्या होगा, सिस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस कैसे चलेगा। तो मैंने बताया था कि सिस जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, सिस जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, here you have cis butene and here you have trans butene। cis butene के पास क्या है, 277 केल्विन का, ठीक है, 277 केल्विन की बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है ट्रांस ब्यूटेन का, दैट इज 274 केल्विन, ठीक है, इसका क्या है 274 केल्विन। तो यहाँ पर हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। होप करते हैं पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लीव कीजिएगा, आप लिखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। सेशन पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, आगे वाले सेशंस की नोटिफिकेशन चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन दबा के ऑल पे नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मुलाकात होगी, बाय।